इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक तथा इंडक्शन हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पदार्थों गर्म करने की प्रक्रिया पहले से ही चलती चली आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हो, कोयला, लकड़ी जो भी इनके द्वारा जो भी पदार्थ गर्म किए जाते हैं, या तो जल जाते हैं या तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो नष्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब। हाँ, अब ऐसा नहीं कि पानी को गर्म करना। हाँ, इसके अलावा कोई भी पदार्थ अगर लकड़ी या कोयले के द्वारा गर्म किया जाएगा तो निश्चित रूप से जल जाएगा। अर्थात यदि कोयला, लकड़ी के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ औद्योगिक अनुप्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें लोकलाइज्ड हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए हीट प्रोड्यूस करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक के कवर, जिनमें हम फूड सामग्री एक्सेट्रा बहुत दिनों के लिए बंद करके रखते हैं। यदि उसमें कोई ऑक्सीजन की मात्रा रह जाती है तो हम जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा होते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिग्रेड हो जाते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शन करके नष्ट हो जाते हैं, सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे जगहों को, जिसको हम कहते हैं लोकलाइज हीटिंग, आप यहाँ देख सकते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर हीटिंग, और वो पदार्थ भी नहीं नष्ट होता और वहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा भी हट जाती है। उसके बाद उन कवर्स में हम फूड मटेरियल्स एक्सेट्रा पैक कर सकते हैं। उस पैक करने से पहले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये तो अनुप्रयोग की बात कर रहे थे। मुख्य रूप से यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक तथा इंडक्शन हीटिंग की बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति हीटिंग होती है। आप देख सकते हो, इसमें इंडक्शन अथवा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए उच्च आवृत्ति शक्ति का उत्पादन तो कैसे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि उच्च आवृत्ति कैसे उत्पन्न की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर हमें डीसी प्राप्त करना है तो सबसे सुटेबल मेथड होती है कि एसी से डीसी अर्थात रेक्टिफायर के द्वारा उसको कन्वर्ट कर लिया जाए, सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है। वैसे डीसी आप डायरेक्ट केमिकल के द्वारा, सेल्स, बैटरीज के द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो कि इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो मुख्य रूप से हम उच्च फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और इस डीसी के द्वारा एक ऑसिलेटर जैसा कि आप जानते हो, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी तथा निश्चित एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जनरेट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। तो इसके द्वारा उच्च आवृत्तियाँ जनरेट की जाती हैं और उनको सुटेबल पावर लेवल पर डेवलप कर लिया जाता है। उसको डाइलेक्ट्रिक तथा इंडक्शन हीटिंग में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्शन हीटिंग। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जो पदार्थ डाइलेक्ट्रिक होते हैं, अर्थात जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, एक्सेट्रा, ग्लास। और इंडक्शन हीटिंग कंडक्टिंग मटेरियल की हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले देखते हैं इंडक्शन हीटिंग। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मेल्टिंग, फोर्जिंग, एनीलिंग अथवा सर्विस हार्डनिंग के लिए किया जाता है। इनमें से आप मेल्टिंग को जानते होंगे। फोर्जिंग, एनीलिंग क्रिया होती है जिसके द्वारा पदार्थ को गर्म किया जाता है और सुटेबल शेप दिया जाता है फोर्जिंग में। और एनीलिंग और सरफेस हार्डनिंग, जैसे बियरिंग्स होती हैं, इनके चारों तरफ एक पदार्थ की लेपिंग होती है, उसको गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो सरफेस हार्ड हो जाता है, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग के लिए क्या करते हैं, एक पदार्थ जिसको गर्म करना होता है उसके चारों तरफ एक कॉइल, जिसको
कुंडली कहते हैं आप, और लपेट दिया जाता है। और इंडक्शन कॉइल को पावर उच्च फ्रीक्वेंसी दी जाती है जिसके द्वारा वो गर्म होता है। इसका सिद्धांत आगे बताते हैं हम आपको। उससे पहले इंडक्शन हीटिंग में पावर किन किन विधियों से दिया जा सकता है उसके लिए आप देख लो, यहाँ पर है आपको। या तो सीधी सप्लाई द्वारा, मोटर अल्टरनेटर, दूसरा स्पार्क गैप कन्वर्टर, तीसरा मर्करी पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, या एसी सप्लाई सीधे दी जा सकती है। पावर स्टील ट्यूब, रिंग्स, इनमें जो है डायरेक्ट एसी सप्लाई। अन्य जगहों पर मुख्य रूप से हम ऑसिलेटर ही प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा मेगा हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी या गीगा हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी डेवलप की जाती है। मर्करी पूल भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, मर्करी पूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर 1 किलोवाट से पर 250 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकता है। अब आइए, तो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न स्रोतों के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत इंडक्शन का देखने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम है, इस पर आप डिस्कस करो, इसको देखो। जिस पदार्थ को गर्म करना होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया, वो कंडक्टिंग होना चाहिए। ये कंडक्टिंग मटेरियल दो प्रकार के, आइदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है और दोनों के लिए इंडक्शन हीटिंग सुटेबल होती है। जिसमें देखो आप, ये है वर्क कॉइल, सॉरी दिस इज़ वर्क, जिसको कि गर्म करना है। इसके चारों तरफ ये कुंडली कॉइल्स, कॉइल लपेट दिए जाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हो, उसके बाद उच्च फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ये वर्क कॉइल के थ्रू अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर ये दूसरे फिगर में आप देखो, इसमें ये एक दैट इज़ क्रूशियल जिसको कहते हैं यहाँ पर, हाँ, पॉट है, हाँ, जिसके अंदर ये आप देखो, ये जिस पदार्थ को गर्म करना है चूड़ के रूप में इसमें रख देते हैं, हाँ, और ये दिस इज, और ये कॉइल्स के दो सिरे हैं, ये और ये, और यहाँ पर ये कॉइल के दो सिरे हैं, एक ये और ये, जिसके द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा गुण ये होता है, आप जानते हो, एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होती हैं? ये ट्रांसफार्मर में या अन्य मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस होती हैं। एडी करंट्स ऐसी करंट्स होती हैं जो कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की सतहों से के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में घूमती हैं। और इनके कारण क्या होता है, एक हीट डेवलप होती है, और वो हीट I²RT, ये हीट किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? I², दैट इज स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, R रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, एंड टाइम T, जितने समय के लिए। इस विधि के द्वारा 1 मिनट में ही लगभग 1350 या 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख रहे हो, ये भंवर धाराएँ, अर्थात इंडक्शन हीटिंग के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। और भंवर धाराएँ चुंबकीय पदार्थों में, भंवर धाराओं के अलावा हिस्टेरिसिस लॉसेस भी आते हैं, हाँ, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, दैट इज दोनों पावर के कारण चुंबकीय पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों में केवल एडी करंट्स के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार आप देख लो,
छोटे पदार्थों छोटे आकार के पदार्थों में हीट को डेवलप करने के लिए हीट ट्रीटमेंट अधिक उच्च आवृत्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिसको स्किन इफेक्ट, अर्थात ये एडी करंट में स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट आप एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है NFTL, जिस नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइन में आप पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट क्या होता है, यदि कोई करंट किसी पदार्थ में फ्लो करती है तो आप पाओगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो पदार्थ में पूरा इनर सरफेस से कम बल्कि आउटर सरफेस से अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, अर्थात स्किन डेप्थ सरफेस से बहुत अंदर तक नहीं होती है, सरफेस के आसपास होती है। और इसी के कारण यहाँ पर स्किन इफेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये देखिए इंडक्शन हीटिंग के द्वारा कैसे कठोरता किसी सरफेस की हार्डनिंग कैसे की गई है। ये एक दूसरा डायग्राम दिया गया है। इसमें ये वर्क पीस है, इसके चारों तरफ ये देखो कॉइल्स के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो कराई जाती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी के कारण एडी करंट्स फ्लो होती हैं और ये एडी करंट्स के कारण हीट डेवलप होती है। हाँ, इस प्रकार से ये हीट सरफेस के चारों को गर्म कर देती है और इसके द्वारा ये हार्डनिंग प्राप्त की जाती है। ये इंडक्शन विधि द्वारा सरफेस हार्डनिंग, एलिनिंग इत्यादि के लिए वर्कपीस अथवा इंडक्शन कॉइल की व्यवस्था चित्र की बात की जाती है। अब हम देखते हैं आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि आप जानते हो स्किन इफेक्ट के लिए ये फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। ये स्किन इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है आप देखोगे। दैट इज स्किन डेप्थ, दिस इज S इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 10 के पावर 7 रो अपान 2 पाई म्यू आर एफ, अर्थात ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। सबसे मेन फैक्टर यहाँ पर यही जानने वाला है जिसलिए हमने आपको जिक्र किया है। स्किन डेप्थ क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्किन डेप्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, अर्थात एफ जितना अधिक होगा सरफेस दैट इज डेप्थ उतनी कम होगी। अर्थात जो पदार्थ हम इंडक्शन हीटिंग में प्रयोग करते हैं वो बहुत अंदर तक गर्म नहीं होगा, केवल सरफेस चारों तरफ गर्म होता है। तो इस सिद्धांत से हम किसी भी कंडक्टिंग पदार्थ को हीट प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा एनीलिंग, फोर्जिंग और सरफेस हार्डनिंग की क्रिया की जाती है। विभिन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्राफ दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, विभिन्न धातुओं के लिए F कितने डिग्री टेम्परेचर। ओके, नाउ ये टॉपिक आपकी है इम्पीडेंस मैचिंग। तो इंडक्शन हीटिंग या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, मुख्य रूप से इंडक्शन हीटिंग के लिए ये इम्पीडेंस मैचिंग आवश्यक होती है, क्योंकि आप जानते हो इम्पीडेंस मैचिंग से क्या एडवांटेज होता है। अर्थात इम्पीडेंस मैचिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पर निर्धारित होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अनुसार कोई भी जनरेटर किसी लोड को मैक्सिमम शक्ति तब देता है जब लोड इम्पीडेंस जनरेटर के इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्रुएंट या लोड का रेजिस्टेंस जनरेटर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो पावर जनरेटर या सोर्स को रिटर्न हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अर्थात मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये विभिन्न विधियों के द्वारा इम्पीडेंस मैचिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन हीटिंग के अनुप्रयोग। शुरू में ही हमने आपको बताया अनेक धातु कर्मों प्रक्रियाओं जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस, उदाहरण के लिए एनीलिंग, शेपिंग, फोर्जिंग, सरफेस हार्डनिंग, मेल्टिंग, ब्रेजिंग इत्यादि के लिए हम इंडक्शन हीटिंग का उपयोग करते हैं। अब हम लोग ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में देखेंगे। शुरू में ही हमने आपको बताया कि इंडक्शन हीटिंग कंडक्टिंग पदार्थों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के लिए इसकी हीटिंग। तो चूँकि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ में करंट का फ्लो नहीं हो सकता, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं हो सकती,
तो उपरोक्त विधि जो बताई गई है वो इसके लिए सूटेबल नहीं होती है। इसलिए डाई इलेक्ट्रिक पदार्थों को गर्म करने के लिए हम 2 प्लेटें लेते हैं। जैसा कि आप कैपेसिटर की संरचना देख चुके हो, कैपेसिटर यहाँ पर भी फिर से आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। ये डायग्राम देखो आप, इससे आप देख सकते हो कि ये दैट इज दिस वन इज कैपेसिटर। इसकी 2 प्लेटें हैं, एक अपर और एक लोअर, और उसके बीच में दिस इज वन इज दैट इज दिस वन इज लोअर प्लेट एंड दिस वन इज अपर प्लेट। उसके बीच में जिस पदार्थ को गर्म करना रहता है उसको रख देते हैं। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक पदार्थ 2 प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। तो ये संरचना एक कैपेसिटर फार्म कर सकती है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटर इट इज C इज इक्वल टू दिस वन, आप देख सकते हो, जैसा कि आप जानते हो C इज इक्वल टू एप्साइलन A बाई डी। यहाँ पर एप्साइलन को 2 भागों में बांटो, क्योंकि एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन 0 एप्साइलन R। यहाँ पर एप्साइलन R को जैसा कि आप देख रहे हो K के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और D को T लिखा हुआ है टेम्परेचर। तो इस प्रकार C इज इक्वल टू एप्साइलन A बाय T, वेयर एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन 0 एप्साइलन R। एप्साइलन 0 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैराड मीटर। जैसा कि आप जानते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, और एप्साइलन एयर एप्साइलन R रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युशीलता होती है, और ये किसी भी कुचालक के लिए 1 से अधिक होती है। तो कैपेसिटर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो संरचना बनती है वो कैपेसिटर की बनती है, और ये कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में ये EMF दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये एक प्लेट एक टर्मिनल और ये दूसरा, और ये E अप्लाइड, और यही चीज़ आप तीसरे फिगर में देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जिस पदार्थ को गर्म करना रहता है उसको 2 प्लेटों के बीच में रखा जाता है, और ये 2 प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखा जाता है तो ये कैपेसिटी फार्म करता है, और इस प्रकार से इसको C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन प्लेटों के बीच जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जैसा कि बिगनिंग में हमने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए मेगा साइकिल पर सेकेंड अर्थात मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज और उच्च पावर प्रयोग किया जाता है। तो जब ये पावर अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है कि एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। अब क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, तो आप जानते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, दूसरे शब्दों में वहाँ पे फोर्स लगता है, और उसी को यहाँ पर स्ट्रेस कहा गया है। और ये स्ट्रेस के कारण मॉलिक्यूलर एजिटेशन मीन्स आणविक विक्षोभ, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है और एनॉर्मस हेड बहुत अधिक मात्रा में हीट डेवलप होती है, जिसके कारण कुछ मिनट में ही पदार्थ गर्म हो जाता है। और इस चीज़ को आप ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में शक्ति व्यय, पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके द्वारा आप देख सकते हो मैथमेटिकली। यहाँ पर आपको बताएंगे, ये देखो ये डायग्राम, इसमें दिस वन, ये इसमें आप देखो ये E इज़ द अप्लाइड वोल्टेज थ्रू
कैपेसिटर, क्योंकि आप जानते हो नथिंग इज़ आइडियल। सो कैपेसिटर जो यहाँ पर है वो भी आइडियल नहीं है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक कैपेसिटिव कंपोनेंट और एक रेजिस्टिव कंपोनेंट, प्रतिरोधी, जिसको लीकी कंपोनेंट कहा जाता है। तो एक करंट है आईसी और दूसरी आईआर, लीकी करंट एंड कैपेसिटर करंट। और इसका वेक्टर डायग्राम आप देखो, जैसा कि आप जानते हो, दिस इज़ द अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज़ द अप्लाइड वोल्टेज। तो आप जानते हो रेजिस्टर और में अप्लाइड वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होती हैं, इसलिए इस ब्रांच में आपको दिस वन ई और आई आर दोनों सेम फेज में दिखाए गए हैं। और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है, आइडियल कैपेसिटर। तो जैसा कि आप देख सकते हो आईसी 90 डिग्री पर, दिस वन, और रिजल्टेंट आईसी और आईआर का ये आई के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। तो आप जानते हो पावर इक्वल टू वी आई कास थीटा। यहाँ पर आ जाओ, तो इसमें पावर लॉस पी इज इक्वल टू दिस वन ई आई कास थीटा। यहाँ पर वी को ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ इसको आप लिख सकते हो P इक्वल टू दैट इज ई आई सी कॉट थीटा। नाउ दिस ई आई सी कॉट थीटा, यहाँ पर देखिए आप, वहाँ पर है ऊपर इससे आई कॉस थीटा है और यहाँ पर आई सी कॉट थीटा है। टेक्नोमेट्री से आप देखोगे तो आई कास थीटा बराबर आई सी कॉट थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप इस डायग्राम में देखो तो ये है थीटा और ये है आई और ये आई सी है। तो आई कास थीटा बराबर आई सी कॉट थीटा लिखा जा सकता है। अब इसको थीटा इक्वल टू 90 माइनस डेल, डेल यहाँ पर लास्ट टेंजेंट दैट इज लास्ट एंगल है, तो इसको डेल के टर्म में लिख लो, क्योंकि लास्ट एंगल के टर्म में हमें चाहिए। तो tan डेल इक्वल टू 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, दैट इज दिस वन, ये आई सी tan डेल, ठीक है। ये आई सी ई आई सी tan डेल। अब आई सी की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, वोल्टेज अपान रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटर है तो रिएक्टेंस, और अगर इम्पीडेंस कैपेसिटर रेजिस्टर है तो इम्पीडेंस। तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपान इम्पीडेंस। यहाँ पर कैपेसिटर को आइडियल मान के रिएक्टेंस केवल लिखा गया है। और आई सी इक्वल टू यू सी दिस वन, आई सी इक्वल टू ई अपान एक्स सी। और यहाँ से आपको मिल जाएगा आई सी इक्वल टू ई अपान एक्स सी, दैट इज इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू ओमेगा सी और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। सो आपको मिल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रखो 2 पाई एफ, तो इस प्रकार से आई सी इक्वल टू 2 पाई एफ सी ई। नाउ इसके बाद आप देखो ये C की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये इसमें, और C इक्वल टू एप्साइलन A बाई टी। ये रखने पर आपको मिल जाएगा दिस वन, आई सी इक्वल टू 2 पाई एप्साइलन एफ के ए अपान बी इंटू ई। यहाँ से आप देख सकते हो ये आई सी की वैल्यू ऊपर P इक्वल टू ई आई सी tan डेल में रख दो, तो आपको मिलेगा P इक्वल टू दिस वन, P इक्वल टू 2 पाई एप्साइलन एफ ई स्क्वायर के ए अपान बी इंटू tan डेल। और यदि इसको पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम इक्वल टू दैट इज आयतन बराबर एरिया इंटू विड्थ, तो आपको मिल जाएगा ये V इक्वल टू ए बी, इससे भाग देने पर P अपान V इक्वल टू 2 पाई एप्साइलन एफ ई स्क्वायर अपान बी के tan डेल। इस प्रकार आप देख रहे हो पावर पर यूनिट वॉल्यूम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी,
शुरू में ही अपने आप को बताया, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को बहुत उच्च रखा जाता है। ई स्क्वायर अर्थात वोल्टेज का स्क्वायर के समानुपाती होता है। उससे आगे आप देखो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का एक से अधिक होता है, एंड tan डेल दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड IC। तो इस प्रकार ये एक टेबल है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये वुड के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1.7 to 3.3, पेपर के लिए 2.2 to 3, फेनोलिक इंसुलेशन के लिए 5 to 6, सबसे अधिक फाइबर के लिए 5 to 5 7.5। तो इस प्रकार आपने देखा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग उच्च फ्रीक्वेंसी पर किसी मेटेलिक प्लेट के बीच में पदार्थ को रखकर हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से मॉलिक्यूलर एजिटेशन के द्वारा हीट प्रोड्यूस करके पदार्थों को गर्म किया जाता है। तो ये यूनिट यहीं पर एंड हो जाती है। ओके, थैंक्स।